दोस्तों, कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में फेलियर एक नई शुरुआत बन सकता है? आज की स्टोरी में हम कुछ ऐसे लेजेंड्स के बारे में बात करेंगे जिनकी सफलता के पीछे उनका फेलियर और डिटर्मिनेशन का बड़ा हाथ है। ये कहानी है कुछ वर्ल्ड क्लास ट्रेडर की, जैसे कि डेविड शॉ, माइकल मार्कस, जिम रॉजर्स, गिल ब्लेक और भी बहुत सारे वर्ल्ड क्लास ट्रेडर की। और ये समरी है द लिटिल बुक ऑफ मार्केट विजर्ड्स, जिसे लिखा है जैक डी श्वेगर ने। इसमें हम छोटी छोटी कहानियों से बड़े बड़े लेसन सीखेंगे। ये एक डिटेल बुक समरी है, तो इसे पूरा जरूर देखेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी कहानी जान लेते हैं बॉब गिब्सन की। 15 अप्रैल 1959 का दिन था जब बॉब गिब्सन ने अपना पहला मेजर लीग बेसबॉल का गेम खेला। तो कार्डिनल्स की टीम डॉजर्स के अगेंस्ट 3-0 से पीछे थी। गिब्सन ने रिलीफ पिचर के तौर पर गेम शुरू किया, लेकिन पहले ही बैटर को होम रन दे दिया। ये एक ऐसी बात थी जो सिर्फ 65 पिचर्स के साथ ही हुआ था कि पहली बॉल में आते ही एक तरह से छक्का पड़ गया। अगली इनिंग्स में गिब्सन ने फिर एक होम रन दे दिया, फिर एक और चांस मिला, लेकिन इस बार भी डॉजर्स के अगेंस्ट वो अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। कुछ दिनों बाद उनका एक और मैच हुआ, उसमें भी वो हार गए। इसके बाद गिब्सन को बेंच पर बिठा दिया गया और फिर जो माइनर लीग्स है उसमें भेज दिया गया। सोचिए, जब ऐसे शुरुआत होती है तो कैसे मोटिवेशन रखेगा आदमी। पर गिब्सन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आगे जाके 17 सालों तक बेसबॉल खेला और 251 गेम्स जीते और 3117 स्ट्राइक्स आउट किए। 1968 में उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया जो 1914 के बाद सबसे लो था। वो बेसबॉल हॉल ऑफ फेम के मेंबर बने और दुनिया के टॉप 20 पिचर्स में से गिने जाते हैं। तो इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला लेसन यही है, फेलियर इज नॉट द एंड। बॉब गिब्सन की कहानी ये सिखाती है कि अगर आपकी शुरुआत खराब हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो सफलता है वो हो नहीं सकती है। आपको बस हिम्मत रखने की जरूरत है और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है। अब चलते हैं स्टोरी 2 पे। माइकल मार्कस एक कॉलेज स्टूडेंट थे जब उनके एक दोस्त ने उन्हें ट्रेडिंग के वर्ल्ड में ले आए। मार्कस ने अपनी सेविंग से एक अकाउंट खोला और अपने फ्रेंड को $30 पर वीक के लिए ट्रेडिंग एडवाइजर रखा। लेकिन उन्होंने जल्दी ही रियलाइज किया कि जो उनका एडवाइजर था वो क्लूलेस था, यानी उनके दोस्त को ट्रेडिंग नहीं आती थी। हर ट्रेड पे जो मार्कस को लॉस ही हो रहा था। एक बार उन्होंने अगस्त पोर्क बेलीज के फ्यूचर्स खरीदे और फरवरी पोर्क बेलीज के अगेंस्ट सेल कर दिए। ये ट्रेड उनका सब कुछ ले गया क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि अगस्त के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो फरवरी के अगेंस्ट डिलीवरेबल नहीं थे। फिर उन्होंने अपने फादर की लाइफ इंश्योरेंस जो कि $3000 की थी वो लिया और फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट की। लक और हार्डवर्क के साथ मार्कस ने ग्रेन्स पर फोकस किया और 3000 को $30,000 में बदल दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार कॉर्न और व्हीट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में $50,000 का नुकसान कर दिया, जिसमें से $12,000 उनकी माँ के पैसे थे। अब ऐसे लॉस के बाद भी मार्कस ने गिव अप नहीं किया। धीरे धीरे उन्होंने ट्रेडिंग के रूल्स को समझा, रिस्क मैनेजमेंट पे काम किया और कमोडिटीज कॉर्पोरेशन में काम करते हुए मार्कस ने अपने $30,000 को 10 सालों में $80 मिलियन में बदल दिया। तो इस बुक का जो लेसन 2 है वो है परसिस्टेंस लीड्स टू सक्सेस। माइकल मार्कस की कहानी एक सिंपल लेसन देती है कि कभी भी हार मत मानो। अगर आप अपने गोल्स के लिए डिटरमिन्ड हो तो मुश्किल रास्ते में भी सफल बन जाते हो। अब चलते हैं अपनी तीसरी कहानी पे, टोनी सालिबा का शुरुआत काफी ड्रामेटिक था। एक ट्रेडर ने उन्हें $50,000 दिए थे ट्रेडिंग के लिए, तो उन्होंने अपने पहले 2 हफ्ते में उन्होंने उसे कमा के $75,000 कर दिया, यानी $50,000 से $75,000 कर दिया। लेकिन मार्केट वॉलेटिलिटी को समझने की कमी के कारण उनका जो अकाउंट था वो वापस से $15,000 पे आ गया। तो सालिबा कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को एक फेलियर समझना शुरू कर दिया था और एक प्लेन क्रैश की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका मन करता है कि काश वो उस प्लेन में होते और चले जाते, मर जाते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने अंदर एक होप बनाए रखी कि अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है। उन्होंने बड़े ब्रोकर से एडवाइस लेना शुरू किया और डिसिप्लिन के साथ काम करना सीखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने ट्रेडिंग स्टाइल को कंजर्वेटिव बनाया और बोइंग जैसे नैरो रेंज मार्केट में काम करना शुरू किया। रिडिक्यूल और क्रिटिसिज्म के बावजूद सालिबा ने अपने अप्रोच को चेंज नहीं किया। उनका जो पेशेंस था और अटेंशन था वो इतना डिटेल और इतना सॉलिड था कि एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने लगातार 70 महीने तक $1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट अर्न किया। तो लेसन नंबर जो 3 है वो है रिस्क मैनेजमेंट इज द की। तो टोनी सालिबा की कहानी से हमें ये तो पता लग गया कि रिस्क कंट्रोल और स्टडी अप्रोच ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक महीने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे काम किया, अब उस महीने वो काम नहीं किया, आपको लॉस हुआ तो आपने उसको छोड़ दिया और अगली स्ट्रेटेजी पे चले गए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको चाहे लोग कुछ भी कहें कि यार ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखना है, लेकिन उसको साथ साथ ट्यून भी करते रहना है, साथ साथ थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट भी करनी है। तो दोस्तों, हर बड़ी सफलता के पीछे शुरुआती फेलियर्स होते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, बस आपको छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना है और मार्केट को समझने का वक्त देना है। और दूसरी चीज ये है कि परसिस्टेंस
परसिस्टेंस जो है वो जरूरी है। अगर आप हर फेलियर के बाद गिव अप करेंगे तो आप अपने असली पोटेंशियल को कभी नहीं समझेंगे। हर बार एक नए पर्सपेक्टिव के साथ वापस आइए, लेकिन जो अपने कोर प्रिंसिपल है, अपनी कोर जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसको छोड़िए मत, उस पर ही काम कीजिए, उसको ही ढंग से एक बार बनाइए मेहनत करके, फिर उसके बाद उसको ट्यून करते रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी हमने कुछ सेक्शन में डिवाइड किया है। ये पहला सेक्शन खत्म हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। इसमें भी हम कुछ ट्रेडर की कहानी जानेंगे। सेक्शन 2 में सबसे पहली जो स्टोरी आती है वो है जिम रॉजर्स की। जिम रॉजर्स एक लेजेंडरी ट्रेडर हैं जो अपने आप को इन्वेस्टर कहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो उनका फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म पोजीशन पर होता है। 1973 में उन्होंने जॉर्ज सोरो के साथ मिलकर क्वांटम फंड की शुरुआत की थी, जो दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल हेज फंड में से एक है। जिम रॉजर्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अगर हम समझे तो सिंपल सी बात है। सबसे पहला स्टेप है उसमें कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पे ध्यान दीजिए। रॉजर्स हमेशा इकोनॉमिक साइकिल और बड़े ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सी न्यूज आ सकती है, या फिर जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। दूसरा स्टेप है फंडामेंटल एनालिसिस एक्सपर्ट बनना, यानी कि वो हमेशा जो प्राइस मूवमेंट होते हैं उनके पीछे के असली रीजन पे काम करने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ा मूव आया तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आया, क्या कोई न्यूज थी, या फिर इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, या फिर डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है, या फिर जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो आउट परफॉर्म कर रही हैं या फिर अंडर परफॉर्म कर रही हैं, या फिर कोई क्रैश होने की चांसेस हैं। वो इन सब न्यूज को ट्रैक करते हैं और जो प्राइस मूवमेंट है उनके पीछे के असली कारण को जानने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज जो जिम रॉजर्स की आपको देखनी है वो है उन्होंने एक बार गोल्ड और जापान की जो प्रेडिक्शन की थी 1988 में, जब गोल्ड प्राइस जो है लगातार गिर रहा था, तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि 10 साल तक ये और नीचे गिरता रहेगा, और ये प्रेडिक्शन सही भी साबित हुई। जापान की स्टॉक मार्केट के लिए उनका जो फोरकास्ट था वो काफी सही रहा है। उन्होंने कहा था कि निकेकाई इंडेक्स जो है 80 से 90% तक गिर सकता है, और एग्जैक्टली वही हुआ। रॉजर्स का कहना है कि टेक्निकल चार्ट्स एकदम यूजलेस है, यानी कि जो हम पैटर्न्स देखते हैं, ट्रायंगल पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, उनका मानना है कि ये एकदम यूजलेस है। उन्होंने एक बार कहा था कि मैंने किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को अमीर होते हुए नहीं देखा। अब चलते हैं अपने अगले ट्रेडर पे, जिनका नाम है मार्टी स्कैवर्ड्स, जो कि जिम रॉजर्स के बिल्कुल अपोजिट है। स्कैवर्ड्स एक मास्टर टेक्निकल ट्रेडर हैं, जिन्होंने एक $40,000 के अकाउंट को $20 मिलियन तक ग्रो किया है, वो भी इसमें बहुत ज्यादा रिस्क लिए बिना। तो मार्टी स्कैवर्ड्स की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अगर आप उसके कुछ स्टेप्स तोड़ें तो सबसे पहला आता है टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा करो। स्कैवर्ड्स टेक्निकल इंडिकेटर और प्राइस मूवमेंट को समझकर डिसीजन लेते हैं। दूसरा है स्मॉल ड्रॉडाउन। उनका रिस्क मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने कभी अपने कैपिटल का सिर्फ 3% से ज्यादा लॉस नहीं किया। और तीसरी चीज है पब्लिक ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट विनर। उन्होंने 10 पब्लिक ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट जीते, जिसमें उनका एवरेज रिटर्न जो था वो 210% था। तो स्कैवर्ड्स का कहना है कि जो लोग बोलते हैं कि टेक्निकल ट्रेडर्स अमीर नहीं होते, मुझे ये सुन के हमेशा मजा आता है, क्योंकि मैंने फंडामेंटल से शुरू किया था, लेकिन टेक्निकल यूज करके ही मैं अमीर बना हूँ। अगर हम देखें तो जिम रॉजर्स और मार्टी स्कैवर्ड्स के मेथड एकदम अलग है, लेकिन दोनों ही अपने जो यूनिक स्ट्रेटेजीज हैं उनके साथ सक्सेस अचीव की है उन्होंने। तो रॉजर्स का कहना था कि फंडामेंटल अप्रोच और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और बिग पिक्चर पर फोकस करने से अमीर बनते हैं। स्कैवर्ड्स का कहना था कि टेक्निकल अप्रोच और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज और प्रिसाइज टाइमिंग देकर आप जो है सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। दोनों के एक्सपीरियंसेस ये सिखाते हैं कि ट्रेडिंग में एक सही तरीका नहीं होता कोई भी, आपको वही मेथड ढूंढना होगा जो आपकी पर्सनैलिटी और स्किल्स के साथ मैच करे। अब बात करते हैं कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज फॉर बिगिनर्स की। अगर आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजीज आपके काम आ सकती हैं। सबसे पहली चीज है कि फंडामेंटल एनालिसिस को सीखो। इसका मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको ये जरूरी है कि मार्केट के ट्रेंड्स को समझना आना चाहिए, इकोनॉमिक फैक्टर को समझना आना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। और दूसरी चीज है टेक्निकल एनालिसिस का प्रैक्टिस करें। चार्ट्स और इंडिकेटर का यूज करके शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप सीधा ही लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे, हालांकि आप लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको एक पैसिव इनकम, तो आपका डिविडेंड इन्वेस्टिंग हो गई, या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, एक तरह से पैसिव हो गई। लेकिन अगर आप इससे एक्टिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको चार्ट्स और इंडिकेटर का यूज करना ढंग से आना चाहिए। तीसरा स्टेप है जो आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए, वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने कैपिटल का 1 से 2% किसी भी ट्रेड में आपको लॉस नहीं देना है। अपने लॉस को लिमिट करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। चौथा स्टेप है बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग। अपने ट्रेड्स को रिव्यू करें और स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करके उनका सक्सेस रेट एनालाइज करें। जो मार्केट के हिसाब से जिस स्ट्रेटजी पे ज्यादा सक्सेस रेट हो उस पे काम करें। पांचवी चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है डिसिप्लिन और पेशेंस रखें। ट्रेडिंग में इमोशन को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। अगर ये दो चीजें नहीं है तो आप सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो पाएंगे। अब चलते हैं अपने सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 में सबसे पहले हम दो ट्रेडर के कंपैरिजन करेंगे।
करेंगे, पॉल ट्यूडर जोन्स और गिल ब्लेक। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे अलग अलग स्टाइल होने के बावजूद लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पॉल ट्यूडर जोन्स को। पॉल ट्यूडर जोन्स एक हाईली एक्टिव ट्रेडर थे, फास्ट डिसीजन लेते थे, कैओटिक एनवायरनमेंट में काम करते थे, यानी कि बहुत शोर शराबा वाले एनवायरनमेंट में। 1987 में स्टॉक मार्केट के क्रैश के दौरान उन्होंने 62% प्रॉफिट कमाया। उनका स्टाइल था रैपिड ट्रेड्स और क्विक मूव्स। और अपोजिट में अगर हम गिल ब्लेक को देखें तो वो एक सिस्टमैटिक ट्रेडर थे जो महीनों लाइब्रेरी में रिसर्च करते रहते थे स्टॉक को और फिर ट्रेड लेते थे। वो म्यूचुअल फंड के पैटर्न्स को स्टडी करके एक रिलायबल सिस्टम बनाया उन्होंने। अगली चीज, उन्होंने 12 साल तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया, जिसमें एवरेज रिटर्न 45% उनका एनुअल रिटर्न था। तो पॉल ट्यूडर जोन्स जो है वो हाई एनर्जी एनवायरनमेंट में ट्रेड करते थे, जबकि ब्लेक जो है बिल्कुल शांत सिस्टमैटिक अप्रोच से काम करते थे। अगर उन्होंने एक दूसरे का स्टाइल अडॉप्ट किया होता तो दोनों ही फेलियर होते। तो इससे आपको ये पता लगता है कि अगर आपको एक्टिव ट्रेडिंग पसंद है या फिर आपको पैसिव ट्रेडिंग पसंद है, मतलब इन्वेस्टिंग, तो दोनों में ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको हमेशा एक सिस्टमैटिक वे में काम करना पड़ेगा। अगर